हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर एक बार पुनः स्वागत। साथियों, आज अपन कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का तीसरा मॉडल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के 1 और 2 मॉडल पेपर तथा हिंदी विषय का 1 मॉडल पेपर सॉल्व करवा दिया जा चुका है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए तथा साथ ही बेल आइकन ऑन कीजिएगा। तो साथियों, बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर, जिसमें आपके खंड ए में जो छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी चर्चा हम करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? जिसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 1919, 1929, 1935, 1933। इसमें से आपके ऑप्शन ब है 1929, जो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो नेल्सन मंडेला, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, भगत सिंह। तो इसमें आपके हिंद स्वराज के लेखक थे जो महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन है स्टीफेंसन ने, जेम्स हेरग्रीव्स ने और जॉन के आर्कराइट। तो इसमें आपके ऑप्शन ब है जेम्स हेरग्रीव्स ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया कि किसके छपे हुए लेखक किसके छपे हुए लेखों के कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ था? तो काल्विन, मार्टिन लूथर, इरेमेंस, ज्वेलिंग। तो इसमें आपके मार्टिन लूथर थे, जिनके लेखों के कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो इसमें आपके जून 1986, जून 1992, मई 1996, जनवरी 2002। तो इनमें आपके ऑप्शन ब है जून 1992, जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? हिमालय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपके इसका संबंध जो है हिमालय क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहलाता है? तो भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बतानी है आपको। तो मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई। तो इनमें से आपके ऑप्शन ब है बेंगलोर, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सर्वप्रथम रेलगाड़ी निम्न में से जिन दो स्टेशनों के मध्य चली वह है। तो आपको वह स्टेशन बता रहे हैं जिनमें भारत की सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली थी। तो मुंबई कोलकाता, मुंबई थाने, मुंबई चेन्नई, मुंबई सूरत। तो इसमें आपके ऑप्शन ब है मुंबई से थाने तक, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि बेल्जियम में डच भाषी क्षेत्र है। ब्रुसेल्स, वेलोन, फ्लेमिश, ये सभी। तो इसमें है आपके फ्लेमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को आपके सरपंच कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि धर्म को कभी भी राजधानी से अल अगला क्वेश्चन है कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन आपके महात्मा गांधी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण तथा उन्हें मान्यता प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो भारत निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति। तो इनकी जो संस्था है ये है भारत निर्वाचन आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? तो आपके ये सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, सक, सकल घरेलू खर्च। तो इनमें से आपके ऑप्शन ए है सकल घरेलू उत्पाद, ये राइट आंसर है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थात तो हम अपन शॉर्ट में कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्ज लेने के लिए कर्जदार निम्नलिखित में से किसका उपयोग गारंटी देने के लिए करता है? तो करेंसी नोट, चेक, साख, समर्थक ऋणदार। इनमें आपके राइट आंसर है समर्थक ऋणदार। नेक्स्ट अपना है कि निम्न में से वैश्वीकरण का कारण नहीं है। तो वैश्वीकरण का कारण कौन सा नहीं है? तो प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति, आयात पर कर और कोटा का उपयोग, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण, डब्ल्यूटीओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो आयात पर कर और कोटा का उपयोग है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें दूसरे क्वेश्चन में आपके रिक्त स्थान पूछे गए। इसमें आपके पहला है कि कपास नए युग का प्रतीक थी। तो इसमें ये रिक्त स्थान था जो हमने यहाँ पर आपको हाईलाइट करके बता दिया है। नेक्स्ट है कि धर्म सुधारक या खाली स्थान था जो हाईलाइट किया गया है मार्टिन लूथर ने। रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी, 95 रचनाएं लिखी। नेक्स्ट है कि औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। अगला पूछा गया था कि
बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। और नेक्स्ट पाँचवा है कि अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। नेक्स्ट छठवां है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती हैं। और इसका अंतिम क्वेश्चन है कि पालर पानी प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन में आपसे एक एक लाइन के जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी ओर हम रुख कर रहे हैं। इसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब तथा कहाँ हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपके 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है इसमें ब्रिटेन में 19वीं शताब्दी के मध्य में केवल हाथ से तैयार किए जाने वाले दो उत्पादों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आपके पहला तो हथौड़ा, दूसरा कुल्हाड़ी था। तीसरा है कि 1850 के दशक तक देश के अधिकांश बुनकर क्षेत्रों में गिरावट और बेकारी क्यों व्यापक थी। तो इसका राइट आंसर होगा कि देश के बाज़ारों में मैनचेस्टर के आयातित माल की मार होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका की तमिल समस्या के कोई दो कारण बताइए। तो श्रीलंका की तमिल समस्या के दो कारण निम्न है कि सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देना और दूसरा है कि सिंहलियों को एकमात्र राजभाषा घोषित करना। सिंहली जो एक बहुसंख्यक समुदाय है जिसमें उनकी राजभाषा घोषित करना और नौकरियों में प्राथमिकता देना, यही इनकी प्रमुख समस्या थी। नेक्स्ट है कि नारीवादी आंदोलन से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर है कि वे आंदोलन जो स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने के लिए चलाए गए थे उन्हें नारीवादी आंदोलन कहा गया। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है इसमें कि राजनीतिक दल की परिभाषा दीजिए। तो राजनीतिक दल किसे कहा जाता है वो आपको लिखना है। तो इसमें आंसर है आपके राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा राजनीतिक संगठित समूह है जो संवैधानिक उपायों द्वारा सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। और अगला क्वेश्चन है इसमें कि तटीय क्षेत्र की किन्हीं दो सेवाओं के नाम लिखिए। तो दो सेवाएं आपके संचार और बैंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय निगमों का एक योगदान बताइए। तो इन निगमों से देश में विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है कि विश्व के 2/3 भागों का आवास उपलब्ध कराने वाले देशों के नाम लिखिए। तो 2/3 भागों को आवास उपलब्ध करवाने वाले आपके देश भारत और नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनिज आधारित किन्हीं दो उद्योगों के नाम लिखिए। तो खनिज आधारित दो उद्योग है आपके पहला तो आपके लौह एवं इस्पात उद्योग, जबकि दूसरा है आपके सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं खंड ब की ओर, जिसमें आपके लघुतरात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनकी शब्द सीमा आपको 50 तक रखनी है। जिसमें आपके पहला चौथा क्वेश्चन है कि गांधी जी के द्वारा दलितों के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो महात्मा गांधी ने जो दलितों के उत्थान के लिए जो कार्य किए थे उनका उल्लेख करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 50 शब्दों में लिखना है। तो पहला है आपके गांधी जी ने स्वराज की स्थापना के लिए अस्पृश्यता को समाप्त करने पर बल दिया। दूसरा है अछूतों को हरिजन ईश्वर की संतान बताया। तीसरा कार्य है कि मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। और ऊंची जातियों से अपना हृदय परिवर्तन करने की अपील की। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा है इसमें आपके कि मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो मुद्रण क्रांति में आपको कि छापे खाने के आविष्कार के कारण बड़े पैमाने पर पुस्तकें छपने लगी, छपाई से पुस्तकों की कीमतें गिरी, बाजारों में पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ती गई तथा पाठक वर्ग भी बढ़ता गया। यही आपके मुद्रण क्रांति कहलाती है। इससे लोक चेतना बदल गई तथा चीज़ों को देखने का दृष्टिकोण भी बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि बहुसंख्यकवाद से क्या तात्पर्य है, उस देश का नाम बताइए जहाँ बहुसंख्यकवाद है। तो बहुसंख्यकवाद का आशय बहुसंख्यक समुदाय शासन करने का अधिकार देने से है। इसमें बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों की इच्छाओं और आवश्यकताओं की अवहेलना करते हैं। श्रीलंका में आपके बहुसंख्यकवाद की स्थिति देखने को मिलती है जहाँ सिंहलियों का वर्चस्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि धर्म और राजनीति के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे। तो आंसर है आपके कि महात्मा गांधी के अनुसार धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका अभिप्राय नैतिक मूल्यों से था जो सभी धर्मों से जुड़े थे। गांधी जी का मानना था कि राजनीतिक धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल की विपक्ष की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो राजनीतिक दल की विपक्ष की भूमिका आपको बतानी है तो विधायिका में बहुमत हासिल न कर पाने वाले राजनीतिक दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। वे विधायिका में सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछकर उन्हें कटघरे में खड़ा कर देते हैं तथा जनता के समक्ष जनसभाओं द्वारा जन जागरूकता को बढ़ाते हैं तथा सरकार को नियंत्रण में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में क्यों सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं। तो लोकतंत्र में सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं क्योंकि उन्हें जनता द्वारा चुना और बनाया जाता है। यदि उन्होंने जनता के हित की अनदेखी की तो आगामी चुनाव में जनता उन्हें अपदस्थ कर देगी अर्थात उन्हें पद से बर्खास्त कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास में शिक्षा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षा के माध्यम से लोगों के ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है तथा उन्हें अधिक कुशल बनाया जा सकता है जिससे व्यक्ति अधिक उत्पादक बन जाता है। अतः शिक्षा के माध्यम से लोग अधिक आय का अर्जन कर सकते हैं। इससे उनके जीवन स्तर में जो सुधार होता है यह साथ ही देश की राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में किस तरह से निवेश करती हैं। तो आंसर है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में कई तरीके से निवेश करती हैं। वे सीधे कारखानों की स्थापना करती हैं, वे स्थानीय कंपनियों को खरीदती हैं तथा कई बार वे स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से भी उत्पादन करती हैं। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है कि उपभोक्ता को प्राप्त कोई जो अधिकारों का उल्लेख कीजिए। तो आपको पता है कि ऐसा क्वेश्चन है तो इससे एक फैक्ट लिख देना कि उपभोक्ता दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो आपको पता रखना है। तो सूचना पाने का अधिकार उपभोक्ता को उत्पादन की किस्म, मात्रा, कीमत, उत्पादन तिथि आदि की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट है आपके इसमें क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। प्रत्येक उपभोक्ता को सुने जाने का अधिकार प्राप्त है ताकि वे उत्पादकों से क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है इसमें कि संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। तो इसमें आपको संसाधनों का वर्गीकरण करना है। तो उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव प्रकार के और समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय, योग्य और अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। तीसरा आपके होता है स्वामित्व के आधार पर, जिसमें आपके व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकार के संसाधन होते हैं। और चौथा आपके डिवाइडेशन किया गया है कि विकास के आधार पर, जिसमें संभावी, विकसित भंडार और संचित कोष के संसाधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांध कैसे उपयोगी है। तो बांधों द्वारा जल संरक्षण एवं बाढ़ नियंत्रण किया जाता है, साथ ही सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति की जाती है। और दूसरा है बांध विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, मनोरंजन, आंतरिक नौ संचालन एवं मत्स्य पालन के लिए भी उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, संक्षेप में बताइए। तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश की प्रमुख पक्की सड़कें हैं जो देश के दूरस्थ भागों को जोड़ती हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण एवं रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं खंड 6 की ओर, जिसमें खंड 6 में आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके शब्द सीमा लगभग जो रहने वाली है वो 100 शब्द रहने वाले हैं, जिसमें आपके प्रत्येक प्रश्न का 3 अंकों का होने वाला है। तो जिसमें आपके पहला 16वां क्वेश्चन है कि रबी एवं खरीफ फसलों में प्रमुख अंतर बताइए। जो एक आपके छोटा सा एक क्वेश्चन माने तो है। इसमें अथवा में भी जो पूछा जाएगा, इसमें अथवा में पूछा गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में कृषि क्षेत्र में किए गए प्रमुख 6 सुधारों को लिखिए। ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन इनमें से कोई एक करना है। तो पहला है कि रबी एवं खरीफ फसलों में अंतर। तो रबी फसलों की बुआई शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य की जाती हैं, जबकि खरीफ फसलें मानसून के आगमन के साथ जून जुलाई के महीनों में बोई जाती हैं। दूसरा आपके अंतर है कि रबी फसलों को ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून माह इनके मध्य काट लिया जाता है, जबकि खरीफ फसलें को शीत ऋतु के प्रारंभ होने से पूर्व ही सितंबर अक्टूबर माह में ही काट लिया जाता है। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें आदि प्रमुख खरीफ फसलें हैं, जबकि गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों आदि प्रमुख रबी फसलें हैं। और इसमें हम आगे देखते हैं अथवा का उत्तर। तो अथवा का उत्तर है कि स्वतंत्रता पश्चात के बाद देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण ये टुकड़ों में बंटी जा रही थी।
जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। दूसरा आपके भूमि सुधार कानून बने परंतु इनके लागू करने में ढील दी गई। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति जैसे कृषि सुधार हुए। कृषि सुधार कार्यक्रम का संचालन किया गया। चौथा, किसानों को सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग एवं बीमारी के लिए फसल बीमा उपलब्ध कराया गया। उन्हें न्यूनतम दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों एवं भूमि विकास बैंकों की स्थापना की गई। पाँचवा है कि किसानों के लाभ के लिए किसान क्रेडिट कार्ड एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा शुरू किया गया। और किसानों को बिचौलियों और दलालों से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य एवं कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लिए लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार द्वारा घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्न लॉ क्या था, उसे क्यों समाप्त किया गया, उसकी समाप्ति के क्या परिणाम हुए। अथवा में पूछा गया कि 19वीं शताब्दी की विश्व अर्थव्यवस्था को समझने के लिए किन गतियों अथवा प्रभावों का अध्ययन करना आवश्यक है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें हम आपको इसका आंसर बता रहे हैं। आंसर है कि कॉर्न लॉ 18वीं सदी में बड़े भूस्वामियों के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर भी पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने ये पाबंदी लागू की थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा गया था। 18वीं सदी के आखिरी दशक में खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बासिंदों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वे कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दे और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें समाप्त कर दिया। कॉर्न लॉ के समाप्त होने पर खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी आई गई, परंतु कमी आ गई तथा ब्रिटेन की खाद्य समस्या दूर हो गई। अथवा का आंसर है कि 19वीं शताब्दी की विश्व अर्थव्यवस्था को समझने के लिए निम्न गतियों अथवा प्रभावों का अध्ययन करना आवश्यक है। तो 19वीं शताब्दी की विश्व अर्थव्यवस्था को समझने के लिए आपको निम्न गतियों एवं प्रभाव को समझना अति आवश्यक है। तो इसमें आपके पहला है कि व्यापार का प्रभाव 19वीं शताब्दी में व्यापार गेहूँ आदि वस्तुओं तक ही सीमित था। मुख्य रूप से इसमें कपड़ा था, कपड़े का व्यापार हो रहा था। दूसरा था कि श्रम का प्रभाव, इसके अंतर्गत लोग काम अथवा रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तीसरा है कि पूंजी का प्रभाव, जिसमें पूंजी का अल्प अवधि अथवा दीर्घ अवधि के लिए दूर दूर के प्रदेशों में निवेश किया जाता है। ये तीनों प्रकार के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच सही संतुलन एक संघीय व्यवस्था का दूसरी संघीय व्यवस्था से भिन्न क्यों होता है, 2 तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। और अथवा में पूछा गया कि भारत की भाषा नीति को संक्षेप में बताइए। तो पहले का आंसर है कि केंद्र तथा राज्य सरकार के मध्य सत्ता का बंटवारा मुख्य रूप से उन ऐतिहासिक संदर्भों पर निर्भर करता है जिन पर संघ की स्थापना हुई है। संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर 2 तरीकों से गठित होती है। साथ आकर संघ बनाना, इसमें 2 या अधिक स्वतंत्र राज्य अपनी इच्छा से साथ आकर एक संघ का निर्माण करते हैं जिसमें वे अपनी संप्रभुता तथा अपनी अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। इसमें प्राय प्रांतों को केंद्र के समान अधिकार होते हैं और वे केंद्र से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही संघ राज्य हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वे 1 या 2 से अधिक जो राज्य वो अपने साथ मिलकर अपना स्वयं का वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं, जो अपने अनुसार जी सकते हैं। जैसे अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही एक संघ राज्य है। दूसरा कि साथ रखने के द्वारा संघ बनाना, इसमें बड़े देश पहले राज्यों का गठन करते हैं, फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। इसमें राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है, जैसे भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। तो इसमें कहने का तात्पर्य है कि छोटे-छोटे राज्यों से मिलकर एक बड़ा संघ बनाया जाता है और इसमें जो केंद्र सरकार होती है वो अधिक शक्तिशाली होती है राज्य सरकारों की अपेक्षा। तो इसके उदाहरण के तौर पर हमारा भारत भी है और साथ में बेल्जियम और स्पेन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अथवा का उत्तर है कि भारत की भाषा नीति भारत की भाषा नीति हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को राजभाषा माना गया है, साथ ही अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते कि उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की अपनी राजभाषाएं हैं, राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। केंद्र सरकार ने गैर हिंदी भाषी राज्यों की मांग पर हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति दे दी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राज्यों की अपनी राजभाषाएं हैं, राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है, लेकिन केंद्र सरकार ने गैर हिंदी भाषी राज्यों की मांग पर हिंदी के साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति दे रखी है।
तो वे कोई उम्मीदवार इस भाषा में परीक्षा तो दे सकता है, लेकिन उसको पहले उसे विकल्प के रूप में चुना होना आवश्यक होता है। बस क्वेश्चन है अगला नेक्स्ट कि खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच कोई 3 विभेद कीजिए। अथवा में पूछा गया असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निम्नलिखित मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता है, मजदूरी, सुरक्षा और व्यवस्था, व्याख्या कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। आंसर है कि खुली और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच अगर लिखित अंतर है। तो पहला अंतर बता रहा है कि खुली बेरोजगारी का तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें योग्य व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर कार्य करना चाहता है किंतु उन्हें रोजगार अथवा काम नहीं मिल पाता है, अर्थात वे पूरी तरह बेरोजगार है। इसके विपरीत पर्सनल बेरोजगारी में लोगों को उनकी योग्यता के अनुरूप पूरा काम नहीं मिल पाता है तथा वे रोजगार पर तो लगे होते हैं किंतु उत्पादन में उनका कोई योगदान नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि खुली बेरोजगारी में योग्य व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है, जबकि पर्सनल बेरोजगारी में इसके विपरीत लोगों को रोजगार तो मिल जाता है, लेकिन वे उत्पादन में उसका कोई योगदान नहीं रहता है। दूसरा है कि खुली बेरोजगारी स्थायी प्रकृति की होती है, जबकि पर्सनल बेरोजगारी अस्थायी प्रकृति प्रकृति की होती है। खुली बेरोजगारी जो एक स्थायी रहती है, जबकि पर्सनल वे स्थायी नहीं रहती हैं। तीसरा है कि खुली बेरोजगारी प्राय औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि पर्सनल बेरोजगारी प्राय कृषि क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अथवा का आंसर है कि असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को बहुत कम मजदूरी दी जाती है तथा अधिक समय तक काम करवाया जाता है तथा उन्हें कभी भी रोजगार से निकाला जा सकता है। जो असंगठित क्षेत्र में है उनमें श्रमिकों को मजदूरी कम दी जाती है और साथ ही उन्हें रोजगार से भी कभी भी आउट किया जा सकता है। श्रमिकों के संरक्षण हेतु असंगठित क्षेत्र में कोई भी सुरक्षा उपाय नहीं अपनाए जाते हैं। तो इनके संरक्षण हेतु इन क्षेत्रों में कोई भी सुरक्षा के उपाय भी नहीं अपनाए जाते हैं। दुर्घटनाओं के समय होने वाली हानि को उन्हें स्वयं ही वहन करना पड़ता है। जब कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसका जो नुकसान होता है तो उन्हें स्वयं ही भोगना पड़ता है। अतः वे सदैव असुरक्षित रहते हैं तथा उनके चिकित्सा या स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रावधान नहीं किए जाते हैं। किसी भी बीमारी के समय उन्हें निजी चिकित्सकों से स्वयं के खर्चे पर इलाज करवाना पड़ता है। अतः इस क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण की आवश्यकता है। तो असंगठित क्षेत्र है जिसमें सरकारी नियंत्रण की जो अति आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है सरकारी तौर पर। उन्हें अपने स्वयं से ही भोगना पड़ता है, सुरक्षा मुहैया भी उन्हें प्रोवाइड नहीं है। नेक्स्ट है कि खंड द जिसमें निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आप है खंड द जिसमें आपको निम्नात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके उत्तर शब्द सीमाएं लगभग 200 से 250 शब्द। प्रत्येक प्रश्न को आपको 4 अंक मिलेंगे, जिसमें पहला 20वां क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। तो पहला है बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां, दूसरा है ऋण की शर्तें। इनमें आपको टिप्पणी करनी है इन पर 200 से 250 शब्दों में। और अथवा में पूछा गया कि आपके अनुसार औपचारिक तथा अनौपचारिक शाख में कौन सी शाख श्रेष्ठ है। तो हमारे अनुसार बताना कि औपचारिक तथा अनौपचारिक शाख में कौन सी शाख श्रेष्ठ है तथा कारण भी बताना कि वो क्यों है। तो आंसर देख रहे हैं पहले कि बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। बैंक जमा राशि का इस्तेमाल लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। इस तरह बैंक जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज वे ऋण पर लेते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच के जो अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। तो बैंक आपके जमाकर्ता की जो राशि है वो ऋणदाता को देता है और उससे जो ब्याज वसूल करता है वो जमाकर्ता को जो देता है उससे कहीं ज़्यादा लेता है। जब ऋणी और जमाकर्ता के बीच ये मध्यस्थता की भूमिका भी निभाता है और ब्याज भी वसूल करके अपना फ़ायदा भी करता है। दूसरा इसमें ऋण की शर्तें। तो ऋणदाता द्वारा ऋणी को ऋण की शर्तों के आधार पर ऋण प्रदान किया जाता है। ऋण लेने या देने से पूर्व ऋण की शर्तें तय होती हैं। ब्याज दर, समर्थक ऋणधारक, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। ऋण लेने या देने से पूर्व दोनों पक्षों में शर्तों का निर्धारण होता है जिनका पालन किया जाता है। समर्थक ऋणधार ब्याज की दर ऋण की महत्वपूर्ण शर्तें होती हैं। प्राय विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं में ऋण की शर्तें भी भिन्न भिन्न होती हैं। तो ऋण देने से पहले कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं जिनको पूरा करना पड़ता है। भुगतान के तरीकों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है कि किस प्रकार आपको इसका भुगतान करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन के तौर पर। ऋण लेने से पहले दोनों पक्षों के बैंक और ऋण लेने वाले ऋणी के बीच शर्तों का निर्धारण होता है जिसको उनका पालन करना भी पड़ता है। तो अथवा का आंसर है कि हमारे अनुसार औपचारिक तथा अनौपचारिक शाख में
औपचारिक साख श्रेष्ठ है। इसका मुख्य कारण हम औपचारिक साख की अच्छाइयों तथा अनौपचारिक साख की कमियों के रूप में अग्र प्रकार बता सकते हैं। तो हम औपचारिक साख को श्रेष्ठ क्यों मानते हैं कि उनकी अच्छाइयों के साथ, और अनौपचारिक साख को कमियों के रूप में यहाँ पर इनका कारण बताएंगे। तो अनौपचारिक स्रोतों द्वारा सामान्यतः ऊंची ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, और इसमें कर्जदार कर्ज के जाल में फंस जाता है, क्योंकि ऋण की ऊंची लागत होने के कारण उसकी आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है। अनौपचारिक साख क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। वे ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं, और उन्हें नाजायज़ तरीक़ों से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला भी कोई नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि अनौपचारिक साख इसलिए श्रेष्ठ नहीं है कि उसमें कोई उसमें अपने आप अपने हिसाब से ही ऋण वसूल किया जाता है, जिसमें वो ऋणी है जो पूर्ण रूप से कर्ज में डूब जाता है, और इसकी देख-रेख के लिए कोई भी संस्था भी नहीं है। जबकि औपचारिक साख में आप गवर्नमेंट तौर पर लोन लेते हैं, जिसमें आपका एक निश्चित बाकायदे के अनुसार आपका शर्तों के साथ वहाँ पर लोन दिया जाता है, जिसमें कुछ संस्था भी आपके रहती हैं। जबकि अनौपचारिक साख में आपके नाजायज़ हथकंडों के साथ आपसे पैसे वापस वसूल किए जाते हैं। जबकि औपचारिक साख में आपको अपने हिसाब से जितना लेट करोगे उतना ज़्यादा ब्याज के साथ लौटाने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1830 से 1848 के काल को क्रांतियों का युग क्यों कहा जाता है? स्पष्ट कीजिए। और अथवा में पूछा गया कि वियना कांग्रेस द्वारा किए गए प्रमुख निर्णयों का विवेचन कीजिए। तो आंसर इस प्रकार है कि 1830 से 1848 ईस्वी तक के काल में यूरोप में कई क्रांतियाँ हुई, इसलिए इस काल को क्रांतियों का युग कहा जाता है। तो सिंपल सा आंसर है कि इसमें पहले लिखना है कि 1830 से 1848 तक के काल में यूरोप में बहुत सारी क्रांतियाँ हुई, इसी कारण इसे क्रांतियों का युग कहा गया। जैसे-जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपने ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, वैसे-वैसे यूरोपवादियों तथा राष्ट्रवादियों ने उनका विरोध किया। अंततः यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य, ओटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यम वर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्यम वर्गों के लोग शामिल थे। जैसे फ्रांस में विद्रोह, प्रथम विद्रोह फ्रांस के जुलाई 1830 में हुआ। बूबो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रियाओं के दौरान सत्ता से बहाल किया गया, अब उन्हें उदारवादी क्रांतियों ने उखाड़ फेंका। उनके स्थान पर एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। तो 1815 में बूबो राजा को रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान उनको वहाँ से बहाल किया गया, जिसके स्थान पर संवैधानिक राजतंत्र स्थापित कर वहाँ के अध्यक्ष लुई फिलिप को बनाया गया। और ऐसा एक उदाहरण है कि ब्रुसेल्स में विद्रोह, जुलाई क्रांति से ब्रुसेल में भी एक विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप वह यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स से अलग हो गया। ब्रुसेल्स पहले यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स में शामिल था। वहाँ पर एक जुलाई क्रांति से एक विद्रोह भड़क गया, जिस कारण वह भी वहाँ से अलग हो गया। नेक्स्ट, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हुआ गया। यूनान में उदारवादियों को निर्वासित यूनानियों तथा पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला। कवियों और कलाकारों ने एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनानी संघर्ष के लिए जनमत जुटाया, धन इकट्ठा किया तथा युद्ध भी लड़ा। अंततः 1932 की कुस्तुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। कहने का तात्पर्य ये है कि यूनान ने बहुत संघर्ष किया, जिसके बाद 1832 में कुस्तुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया। तो और पेरिस क्रांति में 1848 में खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह अवरोध लगे और लुई फिलिप को भागने को मजबूर किया गया और एक गणतंत्र की घोषणा की गई। अंततः 1848 में लोगों को खाने पीने की बेरोजगारी और बेरोजगारी का सामना करना पड़ा, जिसके कारण पेरिस के लोग वहाँ पर सड़कों पर उतर आए। जगह जगह पर हड़तालें और जाम लगाए, जिसमें जो आपके लुई फिलिप था उसको भागने पर मजबूर किया। अंततः वहाँ पर एक गणतंत्र राज्य स्थापित किया गया। अथवा का आंसर है कि आपके वियना सम्मेलन। तो नेपोलियन की पराजय के बाद 1815 में वियना में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ऑस्ट्रिया, प्रसा, ब्रिटेन, रूस आदि देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस सम्मेलन की मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूकन मेटरनिक ने की। तो वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। ये आपके यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट बनता है।
तो वियना संधि सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की। तो इस सम्मेलन के प्रतिनिधि ने ही 1815 की वियना संधि तैयार की। इस संधि का उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को ख़त्म करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। इस संधि के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। तो इसमें क्या प्रावधान किए गए तो वो इस प्रकार है। पहला है कि फ्रांस की क्रांति के दौरान हटाए गए उर्सो वंश की सत्ता को पुनर्स्थापित किया गया। फ्रांस को उन प्रदेशों से वंचित कर दिया गया जिन पर नेपोलियन ने अधिकार कर लिया था। और फ्रांस की सीमाओं पर अनेक राज्यों की स्थापना की गई ताकि भविष्य में फ्रांस अपने साम्राज्य पर विस्तार न कर सके। उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया जिसमें बेल्जियम शामिल था। दक्षिण में पिंडमार्ट में जेनोवा मिला दिया गया था। पर्सा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए प्रदेश दिए गए और ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। लेकिन नेपोलियन ने उनतालीस राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बनाए रखा। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया जबकि पर्सा को सैक्सनी का एक हिस्सा दिया गया। वियना संधि की व्यवस्थाओं का उद्देश्य। वियना संधि की व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य उन राजतंत्रों के पुनर्स्थापित करना जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त किया था। दूसरा प्रमुख उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित करना था। तो कहने का तात्पर्य है कि वियना संधि में आपके नेपोलियन ने जो राज्य अपने हिस्से में किए थे उनको राजतंत्रों की पुनः बर्खास्त करना जबकि वहाँ पर यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित करना था। और नेक्स्ट अंतिम इसमें क्वेश्चन है कि मानचित्र वाला जिसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और मानचित्र में अंकित करने हैं। तो पहला है ब्यावर, दूसरा अमरकंटक, तीसरा सुंदरगढ़, चौथा दुमक और अथवा में है आपके मानचित्र में तारापुर, रावतभाटा, पनकी और चंद्रपुर। तो हम मानचित्रों का सॉल्यूशन देखते हैं जिसमें पहले के आपके ब्यावर है जो आपके राजस्थान में है जबकि अमरकंटक जो दूसरा विकल्प है जो आपके एमपी के हैं एमपी में जबकि तुमकुरु है जो आपके कर्नाटका में यहाँ पर है और सुंदरगढ़ है जो है आपके उड़ीसा में एक शहर है। नेक्स्ट अथवा में आपके जो विकल्प थे वो इस प्रकार हैं जिसमें आपके रावतभाटा वो राजस्थान में, पनकी है वो आपके यूपी में, तारापुर है वो महाराष्ट्र में, चंद्रपुर है वो भी आपके महाराष्ट्र में है। इस प्रकार आपके जो ये विकल्प थे जो एक एक नंबर के 4 नंबर का ये बहुत ही आसान मानचित्र वाला क्वेश्चन था। मानचित्रों को आसानी से भरने के लिए आपके बुक में जो मोस्ट स्थान है उनको एक साथ राज्यों के साथ लिखकर याद करिएगा। अंत में हम आपको इनको याद कराने के लिए एक वीडियो लेकर आएंगे। तो साथियों इस प्रकार के अगले मॉडल पेपर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीएससी क्लास 6 to 12 को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।